अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दो एसी सर्किट्स हमने पढ़े। पहले एसी सर्किट में हमने देखा खाली रजिस्टर लगा हुआ था। दूसरी सर्किट में देखा था हमने खाली इंडक्टर लगा हुआ था, कॉइल लगी थी। और आज जो हम सर्किट पढ़ने जा रहे हैं उसमें थर्ड सर्किट एलिमेंट लगा होगा, यानी कि कैपेसिटर। तो दिस इज एसी सर्किट containing capacitance only। एसी सर्किट containing capacitance only। तो हमारा जो प्रोसीजर हम करते क्या है, पहले हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन देखते हैं, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन देखते हैं, फिर दोनों में कंपैरिजन करते हैं, फिर बताते हैं कि कौन लीड करती है और कौन लैग करती है, और इसी तरह से हम ओम्स लॉ अप्लाई करके रेजिस्टेंस भी निकालते हैं। तो ये हमारे पास ये एक मान लो एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है सी, और इसको हमने कनेक्ट किया है विद एसी सोर्स। और एसी सोर्स जो वोल्टेज देगा, जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ देगा या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देगा, दैट इज ई, दैट वोल्टेज इज ई। तो आपको पता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्टेज जब कैपेसिटर के दो प्लेट्स के अक्रॉस लगेगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा। तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है वो इस ईएमएफ के बराबर होगा। एंड वी नो दैट चार्ज, जो इक्वेशन ऑफ चार्ज आएगा, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बराबर होगा E। नाउ वी नो दैट V इज Q बाई C। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज रेशियो ऑफ चार्ज विद कैपेसिटेंस, Q डिवाइड बाई C। तो V की जगह Q डिवाइड बाई C है, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, इज इक्वल टू E की जगह लिखेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी। स्कीम आपको याद रखनी है। पहले हमारे पास ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन है, वोल्टेज की इक्वेशन है, तो हमें निकालनी है अब करंट की इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि अगर चार्ज को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिल जाएगी करंट। तो पहले हम चार्ज की इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद उसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वी विल गेट करंट। तो Q बराबर होगा सी ई नॉट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये चार्ज की इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो I बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ Q की जगह लिखेंगे सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ C will go out, E नॉट will go out, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस। तो I आएगा सी ई नॉट बाहर, सी नॉट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस ओमेगा टी, और इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल ओमेगा टी इज ओमेगा। और ये डिफरेंशिएशन है तो वो इंटरनल डिफरेंशिएशन डिवाइड नहीं हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। नाउ दिस ओमेगा इज नॉट मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा टी, ये एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है ओमेगा का, ये ओमेगा होल है, ये बाहर जाएगा। तो आई बराबर आएगा ओमेगा सी ई नॉट, ओमेगा सी ई नॉट, आगे आएगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब जो फेज रिलेशनशिप देखने के लिए, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, हम क्या करते हैं, दोनों की जो वेरिएशन है उसमें कॉमन ये टर्म लाते हैं। ये साइन है, यहाँ पे भी लाएंगे साइन, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, कॉस। तो हम कॉस को कैसे बदल सकते हैं साइन में, साइन में, इसके लिए हमें क्या करना है, आई बराबर आएगा ओमेगा सी ई नॉट, ये कॉस ओमेगा टी है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी कि हमने इसमें 90 डिग्री का एडिशन कर दिया। तो अब ये देख सकते हो साइन ए प्लस बी, इज व्हाट, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी इज साइन ए साइन ओमेगा टी, कॉस बी मतलब कॉस पाई बाई टू, प्लस कॉस ए कॉस ओमेगा टी, साइन बी साइन पाई बाई टू। अब ये टर्म जो है ये खत्म हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू इज कॉस 90 इज 0, साइन पाई बाई टू इज 1 इंटू कॉस ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी की जगह हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू।
तो ये आ गया करंट की इक्वेशन। लेकिन करंट की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें यहाँ पे होता है आई नॉट। ये जो ओमेगा सी ई नॉट है इसकी जगह क्या होता है आई नॉट। तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। तो आई नॉट को हमने किसकी जगह लिखा, आई नॉट को हमने लिखा ओमेगा सी ई नॉट की जगह, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट। आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई 1/ओमेगा सी। जो ओमेगा सी न्यूमरेटर में था उसको मैंने कहाँ लिखा, डिनोमिनेटर में, लेकिन उसके लिए लिखने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम इसको नॉर्मल बात में हम कहें तो ओमेगा सी सीधे ऊपर जाएगा, तो ये तो वही है ओमेगा सी ई नॉट। रेसिप्रोकल में हमने इसको नीचे लिया। अब ऐसा हमने क्यों किया, यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ करंट है, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज, दिस मस्ट बी रेजिस्टेंस, दिस मस्ट बी रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो 1/ओमेगा सी रेजिस्टेंस है किसकी, कैपेसिटर की। इट इज डिनोटेड बाय एक्स सी। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज डिनोटेड बाय एक्स एल। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिनोटेड बाय एक्स सी, और एक्स सी किसके बराबर है 1/ओमेगा सी। यानी कि अगर आप एक्स सी का ऐसा यूनिट भी देखोगे वो भी क्या होगा, ओम। एंड दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर में हमने देखा था एक्स एल बराबर आया था ओमेगा एल, यहाँ पे 1/ओमेगा सी है, तो वहाँ पे था इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पे है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट या कैपेसिटर। ठीक है, अब अगर आप दो इक्वेशंस को देख सकते हो, ये करंट, ये वोल्टेज की इक्वेशन, ये करंट की इक्वेशन, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी कि फेज में जो करंट है वो आगे है, तो फेज इनका सेम नहीं है, देयर इज फेज डिफरेंस। कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाई टू का, 90 डिग्री का। और आगे कौन है, करंट, पीछे कौन है, वोल्टेज। ठीक है, तो इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली द करंट इज लीडिंग, करंट आगे चल रही है, लीड कर रही है। कितने एंगल से लीड कर रही है, पाई बाई टू रेडियन से वोल्टेज से लीड कर रही है। तो इसका जो ग्राफ होगा, सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब ई जीरो है तो करंट तो आगे, करंट ऑलरेडी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज वेरिएशन ऑफ ई एंड दिस इज वेरिएशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ये आप देख सकते हो, वोल्टेज का वैल्यू जीरो, करंट का वैल्यू मैक्सिमम। ठीक है, अब करंट ने ये साइकिल कंप्लीट किया, ये अब मैक्सिमम हो जाएगी। तो कौन आगे चल रहा है, करंट। जैसे हमने पिछले ग्राफ में देखा था, करंट नीचे से आ रही थी, नीचे से, तो वो पीछे थी अभी पिछले साइकिल के साथ ही थी, बिकॉज वहाँ पे करंट लैग कर रही थी, माइनस पाई बाई टू था, यहाँ पे प्लस पाई बाई टू है। तो इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू रेडियन, अब आप फेजर डायग्राम में क्या करना है, फेजर डायग्राम, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये मान लो ई नॉट का फेजर है, दिस इज ई नॉट, ये एंगल इधर आएगा ओमेगा टी। अब की बार जो करंट है वो आगे चल रही है, करंट इज लीडिंग, तो इसको आपने रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। कितना एंगल, पाई बाई टू। तो दिस इज फेजर आई नॉट, ये लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। इसका जो प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा वो हमें देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई, और इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो हमें देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आई। तो दिस इज फेजर डायग्राम फॉर एसी सर्किट कंटेनिंग सी ओनली, कैपेसिटेंस ओनली।
तो यहाँ पे करंट जो है लीड कर रही है, तो इसको आगे लिया, ठीक है। जो इंडक्टर वाला केस था वहाँ पे करंट क्या कर रही थी, लैग, उसको क्या लिया था हमने, पीछे लिया था, ठीक है। तो दिस इज एसी सर्किट containing capacitance only, और जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होती है दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1/ωc। और मैथमेटिकली आप देख भी सकते हो, अगर डीसी होगी, फॉर डीसी ओमेगा इज जीरो, कोई भी फ्रीक्वेंसी का वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज वहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो देयर इज नो साइक्लिंग ऑफ करंट की कोई वेरिएशन नहीं है, कोई पीरियोडिक वेरिएशन नहीं है। ओमेगा जीरो है, ओमेगा अगर जीरो है तो एक्स सी क्या होगा, इनफाइनाइट। तो डीसी के लिए कैपेसिटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, इनफाइनाइट। इसीलिए कहा जाता है कि कैपेसिटर जो है वो डीसी को क्या करता है, ब्लॉक, इट ब्लॉक्स डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। तो ये मैथमेटिकली हम इसको बता सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली भी हम इसको समझा सकते हैं कैपेसिटर कैसे ब्लॉक करता है डीसी को। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए ये कैपेसिटर है, सपोज ये कैपेसिटर है और आपने इसको कनेक्ट किया विद डीसी सोर्स। मान लो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गई और इस प्लेट के इंटीरियर फेस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो एक बार ये फुल्ली चार्ज हो गया, एक बार जब ये फुल्ली चार्ज हो गया विद हेल्प ऑफ बैटरी, यानी कि इसने पॉजिटिव चार्ज लिया, इसने नेगेटिव, अब ये फर्दर करंट को अलाउ नहीं करेगा पास होने में, क्योंकि ये फुल्ली चार्ज हो गया। तो अब अगर आपको करंट को पास करवाना है तो इसकी पोलैरिटी को क्या करना है, रिवर्स, यानी कि करंट को अपनी डायरेक्शन क्या करना है, रिवर्स। तो वो तो डीसी में नहीं होगा, वो किस में होगा, एसी में। तो इफ़ यू कनेक्ट एसी सोर्स, ठीक है, पहले पीरियड में ये चार्ज होगा, उसके बाद ये रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी करंट, ठीक है। तो एसी ब्लॉक नहीं होगी, वायरस डीसी इज ब्लॉक्ड बाय ए कैपेसिटर, बिकॉज आफ्टर गेटिंग चार्ज इट डज नॉट अलाउ डीसी टू पास। तो ये था, ये हमने 3 सर्किट्स पढ़ी अलग अलग, जिसमें रजिस्टर लगा। रजिस्टर में क्या होता है, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। इंडक्टर में क्या होता है, करंट एंड वोल्टेज आर नॉट इन फेज। कैपेसिटर में भी करंट एंड वोल्टेज आर नॉट इन फेज। इंडक्टिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में, बोथ, दोनों में करंट एंड वोल्टेज आर नॉट इन फेज, बट इंडक्टर में करंट इज लैगिंग एंड इन कैपेसिटर करंट इज लीडिंग। एंड एंगल कितना, दोनों में π/2, दैट इज 90 डिग्री। तो दीज आर 3 एसी सर्किट्स इंडिविजुअली। अब हम क्या करेंगे, तीनों को मिलाएंगे, यानी कि हम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा और रेजिस्टर भी होगा। तो दिस इज एन एसी सर्किट कंटेनिंग L, कंटेनिंग C, कंटेनिंग R इन सीरीज। तो आपके जो सिलेबस में है वो है सीरीज वाला सर्किट। तो दिस इज LCR, यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर किस में लगे हैं, सीरीज सर्किट में। LCR इन सीरीज। पहले देखेंगे, ये लगा है रेजिस्टर, ये इंडक्टर एंड दिस वन इज कैपेसिटर आर कनेक्टेड विद एन AC सोर्स, AC सोर्स। तो ये रेजिस्टर है R, इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज L, और इसकी कैपेसिटेंस है C। ये दे रहा है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज E, उसमें से कुछ पोर्शन यहाँ पे लग रहा है, इसके अक्रॉस होगा VR, इसके अक्रॉस वोल्टेज लगेगी VL, और इसके अक्रॉस वोल्टेज लगेगी VC, ठीक। अब VR का आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, VR किसके बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर इज करंट, करंट का पीक वैल्यू I0 इंटू R, पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इंटू रेजिस्टेंस, या पीक वैल्यू लिख रहे हो, दिस VR इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो वेक्टर फॉर्म में लिखा, ठीक है, एज फेजर VR इज इक्वल टू I0 R। इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये कॉइल या इंडक्टर, VL इज I0 इंटू, इसके बाद क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर दैट इज XL। इसी तरह से कैपेसिटर के लिए VC इज I0 XC, I0 XC। लेट्स assume let VL be greater than VC। हम इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में हम एज्यूम करते हैं कि VL जो है, लेट्स assume VL इज ग्रेटर देन VC, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ये हमारी एजप्शन है। जब ये आपको समझ में आएगा तो दूसरी एजप्शन आप
अपने आप ही समझ सकते हो कि दूसरी एजम्पशन में क्या होगा अगर हम वी सी को मानेंगे ग्रेटर देन वी एल। फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और जो करंट है वो तीनों में सेम है बिकॉज दिस इज सीरीज सर्किट। करंट अक्रॉस ईच ऑफ द थ्री सर्किट एलिमेंट्स इज सेम। ये फेजर डायग्राम है, मान लो ये वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस, ठीक है। जो करंट है सपोज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, तो ये हो गया आई नॉट का फेजर, ठीक है। अब वोल्टेज अगर हम रजिस्टर की बात करेंगे, रजिस्टर के केस में आई नॉट और ई नॉट के बीच एंगल क्या होता है, ज़ीरो, दे आर इन फेज, ठीक है। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा आई नॉट और ई नॉट फॉर रजिस्टर हैव सेम डायरेक्शन, तो दिस इज आई नॉट। यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज वी आर, तो आई नॉट और वी आर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। दिस इज वी आर ओ बी, ये आ गया वी आर, ठीक है। अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से क्या कर रही है, लीड, तो वोल्टेज और फेज एंगल कितना होता है 90, तो वी एल इधर आ गया, दिस इज ओ सी, ये आ गया वी एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ये देखो करंट से कितना कर रही है, लीड, कितना एंगल लीड कर रही है, पाई बाई 2। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में वोल्टेज क्या कर रही है, लैग, करंट क्या कर रही है, लीड, तो लैग कर रही है तो वोल्टेज को पीछे ले जाना है, दिस इज वी सी, दिस इज ओ डी। और याद रहे कि वी सी वाली लाइन, वी सी वाली लाइन वी एल से क्या हो, छोटी, क्योंकि हमने एज्यूम किया है वी सी इज लेस देन वी एल या वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये करंट है, करंट तीनों में सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, आई नॉट और वी आर की डायरेक्शन सेम है बिकॉज रजिस्टर के केस में दोनों फेजर्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। और जो वी एल है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो लीड करती है, वो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो, लीड करे तो आगे लिया, ठीक है। वी सी कैपेसिटर के केस में वोल्टेज पीछे चल रही है तो लैग पीछे लिया, ठीक है। अब अगर आप फेजर डायग्राम की तरफ देखोगे, जो वी एल है, फेजर वी एल, वेक्टर वी एल और वेक्टर वी सी, वो अपोजिट है, वो क्या है, अपोजिट। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा वी एल माइनस वी सी। सपोज दैट रिजल्टेंट इज ओ ई, वो यहाँ से यहाँ तक आएगा ओ ई, तो दिस इज वी एल माइनस वी सी। सबको पता होना चाहिए, तब जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनको उनका रिजल्टेंट होता है माइनस वी एल माइनस वी सी। तो वी एल और वी सी को हमने सॉल्व किया, रिजल्टेंट आ गया वी एल माइनस वी सी। तो दो वोल्टेज की जगह अब एक वोल्टेज है वी एल माइनस वी सी। अब कितनी बच गई, दो, एक है वी आर, एक है वी एल माइनस वी सी। वी आर इधर, वी एल माइनस वी सी इधर, तो एक वोल्टेज इधर है, एक वोल्टेज ऊपर है, तो नेट वोल्टेज क्या होगी, इन दो का रिजल्टेंट, इन दो का रिजल्टेंट। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन रिजल्टेंट क्या होगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये होगा ई नॉट, ये होगा ई नॉट, ठीक है। तो पहले देखा वी एल और वी सी का रिजल्टेंट है वी एल माइनस वी सी, अब वी एल माइनस वी सी का और वी आर का रिजल्टेंट है ई नॉट, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और आपको पता होना चाहिए ई नॉट अब किसके बराबर आएगा, ई नॉट आएगा, ये हाइपोटेन्यूज की तरह बन गया, या आप कह सकते हो रिजल्टेंट, अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल 90 होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, यह आएगा वी आर स्क्वेयर प्लस जो दूसरा वेक्टर है वी एल माइनस वी सी उसका स्क्वेयर, ठीक है। आप देख सकते हो ये बेस है, ये जो है ये सपोज दिस इज एफ, तो जो ओ एफ है वो रिजल्टेंट है ओ बी का और ओ ई का, यानी कि वी आर का और वी एल माइनस वी सी का। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन ई नॉट यानी कि रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अब ई नॉट जो है, ई नॉट इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, वी एल को लिख सकते हो आप आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी होल स्क्वायर,
अब आई नॉट इधर है, आई नॉट इधर है और स्क्वायर है, बाहर जाएगा। आई नॉट रूट से बाहर, आई नॉट स्क्वायर रूट से बाहर गया तो आई नॉट अंदर क्या रहा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। अब देखो आप, ये है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो आपने यहाँ से वोल्टेज दी, यानी कि आरएलसी सीरीज सर्किट को जो आपने यहाँ से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दी उसका पीक वैल्यू है ई नॉट। दिस इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो वोल्टेज बराबर होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट, दिस मस्ट बी रेजिस्टेंस। तो जो रूट के नीचे चीज़ है, रूट को लेके दिस इज रेजिस्टेंस। अब किस चीज़ की रेजिस्टेंस है ये, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट एंड इट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस डिनोटेड बाय जेड। तो जेड बराबर होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर। दिस इज कॉल्ड एज impedance of RLC series circuit. So resistance of RLC circuit is called as impedance and it is denoted by Z. Its magnitude is under root of R square plus XL माइनस XC होल स्क्वायर। अगर खाली रेजिस्टर लगा होता तो आप इसको रेजिस्टेंस कहते, अगर खाली इंडक्टर लगा होता तो आप इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते, अगर खाली कैपेसिटर लगा होता तो आप इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते। अब तीनों लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, तो इसको, इस रेजिस्टेंस का नाम होता है एज इम्पिडेंस, इट इज डिनोटेड बाय जेड। तो इसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा, ओम। अब आप देखिए, जो आपका आरएलसी सीरीज सर्किट है उसमें नेट वोल्टेज कितनी, पीक वैल्यू ऑफ नेट वोल्टेज इज ई नॉट, करंट इज आई नॉट। अब कौन आगे चल रहा है, आगे चल रहा है ई नॉट, ई नॉट इज लीडिंग, यानी कि आरएलसी सीरीज सर्किट में वोल्टेज लीड कर रही है, वोल्टेज लीड कर रही है करंट से बाय अ फेज एंगल ऑफ फाई, बाय अ फेज एंगल ऑफ फाई। और आप फाई का टेन निकाल सकते हो, टेन फाई, टेन फाई आप निकाल सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आएगा बी एफ अपॉन ओ बी, बी एफ अपॉन ओ बी। आप बी एफ को देख सकते हो, बी एफ किसके बराबर है, ओ ई के बराबर, तो बी एफ बराबर होगा वी एल माइनस वी सी इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपॉन ओ बी है वी आर, ठीक है। तो टेन ऑफ फाई बराबर आएगा वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर। तो इन आर एल सी सीरीज सर्किट वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय फेज एंगल ऑफ फाई। और ये तभी आएगा जब हमने एज्यूम किया है वी एल बड़ा है वी सी से। अगर वी सी बड़ा होता वी एल से तो ये ई नॉट यहाँ नहीं होता, ये यहाँ होता। उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि वोल्टेज लीड नहीं कर रही है, लैग कर रही है, और फेज एंगल क्या होता, फाई, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आएगा वो बात आप खुद ही समझ सकते हो ना। वी एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सएल माइनस वी सी की जगह आई नॉट एक्स सी डिवाइडेड बाई वी आर की जगह आई नॉट आर। अब आई नॉट आई नॉट आई नॉट बाहर जाएगा तो टेन ऑफ फाई, टेन ऑफ फाई किसके बराबर आएगा, आई नॉट आई नॉट आई नॉट कैंसिल आएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो जिस एंगल से वोल्टेज लीड कर रही है करंट से, उस एंगल का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो दो इक्वेशन से। या तो आप निकाल सकते हो वी एल माइनस वी सी बाई वी आर से, या आप निकाल सकते हो एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। अब अगर वी सी ज़्यादा होगा वी एल से तो ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे आएगा वी सी माइनस वी एल और यहाँ पे आएगा एक्स सी माइनस एक्स एल। तो ये बात आपको याद रखनी है। इन एन आर एल सी सीरीज सर्किट द वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ फाई अगर वी एल ग्रेटर देन वी सी होगा। इन एन आर एल सी सीरीज सर्किट वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड करंट अगर वी सी ग्रेटर देन वी एल होगा। तो अगर आपको ये वाला केस समझ में आ गया जिसमें हमने एज्यूम किया है वी एल ग्रेटर देन वी सी, तो आपको दूसरा वाला केस समझ में आएगा खुद ही। तो जब आप नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे तो मैं चाहूँगा कि ये तीनों वीडियोस आप एक साथ देखो। पहले रेजिस्टेंस ओनली, उसके बाद इंडक्टेंस ओनली, उसके बाद कैपेसिटेंस ओनली, और उसके बाद आरएलसी सीरीज सर्किट। आई होप द कॉन्सेप्ट विल बी more clear to you. Thank you.